हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम मई करंट अफेयर्स में 8 और 9 मई का करंट अफेयर्स पढ़ने जा रहे हैं और बिल्कुल ध्यान से सुनते रहिएगा और समझते हुए और लिंक करते हुए चलिएगा। तो आज हम करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहला है, कोविड-19 की वजह से विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा मिशन शुरू किया गया। तो हाल ही में वंदे भारत मिशन जो है वह केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ये वंदे भारत मिशन है क्या। तो इस मिशन के तहत एयर इंडिया जो है करीबन 15,000 नागरिकों को एयरलिफ्ट करके अपने भारत देश में वापस लाएगी। ठीक है, अब ये भी चीज़ आप याद रखिएगा कि यह कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं लाई जा रही है, बल्कि सब चीज़ों की लिस्ट है। सब जगह से आने के, जैसे अमेरिका, रूस, जहाँ जहाँ भारतीय फंसे हुए हैं वहाँ से लाने के लिए अलग अलग जो उनका किराया है वो उनसे ही स्वयं लेगी। दूसरा क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि अगर ये हमारे भारत देश में वापस आते हैं तो हमारे भारत देश में कोरोना का भी संकट बढ़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनको लाने के पहले उस देश में पहले टेस्टिंग की जाएगी। ठीक है, और अगर कुछ पाया जाता है तो वहाँ पर क्वारंटाइन करके जब ये ठीक हो जाएंगे तब भारत देश में इसको लाया जाएगा और फिर भारत में भी लाकर 14 दिन तक क्वारंटाइन किया जाएगा। उसके बाद ये फ्री रहेंगे। ठीक है, और इनको आरोग्य सेतु ऐप में क्या कर दिया जाएगा, रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। तो इससे भारत देश को अभी कोई भी खतरा नहीं आएगा। अब बात आती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, वंदे भारत मिशन अभी क्या कर रहा है, एयरलिफ्ट करके लेके आ रहा है। इससे पहले 1990 में भारत ने सबसे बड़ा एयरलिफ्ट किया था। उस समय जो भारतीय थे वो फंसे थे कहाँ पे, कुवैत में। ठीक है, कुवैत में फंसे हुए थे। अब कहानी थोड़ी सी सुनिएगा कि इराक जो देश था, ठीक है, जब आप मैप देखेंगे तो इराक के पास में ही क्या है, आपका कुवैत है। तो इराक ने क्या किया था, कुवैत पे हमला कर दिया था और अपना राज्य डिक्लेयर कर दिया था। उस समय क्या हो रहा था, वहाँ पर करीबन 1,11,711 के आसपास नागरिक फंसे हुए थे कुवैत में। ठीक है, तो भारत सरकार ने क्या बोला था, भारत सरकार ने ये बोला कि भाई आपकी लड़ाई होने दो, हमें क्या कर दो, यहाँ से हमारे भारतीयों को निकालने दो। तो अब तक का सबसे बड़ा एयरलिफ्ट जो था वो 1990 का था, वो कुवैत में था। और अब जो है 15,000 निकाल रहे हैं करीबन, वो अलग अलग राज्यों से, मतलब देशों से निकाल रहे हैं। ठीक है, और इसी स्टोरी पर एक पिक्चर भी बनी है अक्षय कुमार की, जिसका नाम ही है एयरलिफ्ट। अगर आपने देखी हो तो देखिएगा, एयरलिफ्ट नाम से ही क्या बनी है, मूवी बनी है अक्षय कुमार के ऊपर। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे यहाँ से कि वंदे भारत मिशन जो है वो चालू किया गया है, किसके लिए, कोविड-19 से निकालने के लिए विदेशों में फंसे नागरिकों को। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है, इराक के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। तो ये बने हैं मुस्तफ़ा अल कादिम। मुस्तफ़ा अल कादिम को क्या कर दिया गया है, इराक का नया प्रधानमंत्री चुन दिया गया है। अब आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, देखिए यहाँ पर जो प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति और संसद के जो मेंबर्स होते हैं वो चुनते हैं, यहाँ पर चुनाव नहीं होता। नहीं तो आप सोचें कि जैसे कि दक्षिण कोरिया में हाल ही में चुनाव हुए और प्रधानमंत्री चुना गया, तो वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री है उसको सदस्य चुनते हैं। ठीक है, अब थोड़े से यहाँ से फैक्ट याद रखेंगे क्या, कि इससे जस्ट पहले, ठीक है, इसके जस्ट पहले अदनान अल जरफी जी थे। ठीक है ना, अदनान अल जरफी जी थे। इनको भी राष्ट्रपति ने कुछ समय के लिए पीएम बनाया था, पर ये अपनी सरकार नहीं बना पाए, ये शो नहीं कर पाए। इस कारण से किसे बना दिया, मुस्तफ़ा अल कादिम को। और मुस्तफ़ा अल कादिम की बहुत सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। मुस्तफ़ा अल कादिम जो हैं वो एक पत्रकार भी हैं और साथ ही साथ इराक खुफिया एजेंसी के प्रमुख भी थे। ठीक है, तो इराक के प्रमुख एजेंसी से इनने इस्तीफा दिया और अब इनने प्रधानमंत्री का पद संभाला है।
इतनी चीज़ें आप इराक से यहाँ से याद रखेंगे। अब बात आई है इराक की, तो इराक की राजधानी हो गई क्या? बगदाद। यहाँ की मुद्रा हो गई क्या? इराकी दिनार। इराकी दिनार यहाँ की क्या हो गई? मुद्रा हो गई। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई और सब चीज़ें आप लिंक करते हुए चलें, आप बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनेंगे। ठीक है, चलिए जैसे आप अभी लिंक कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन में एयरलिफ्ट की बात की थी, तो सबसे बड़ा एयरलिफ्ट कहाँ पे हुआ? इराक में हुआ, और इराक की ही हम बात कर रहे थे। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 कब मनाया गया? तो यह हाल ही में 7 मई को मनाया गया। याद रखेंगे यह, इसकी कोई निश्चित तिथि नहीं होती, पर ज़्यादातर ये मई में ही मनाया जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा मनाया जाता है? तो IAAF, ठीक है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन, ठीक है, इसके द्वारा मनाया जाता है, IAAF द्वारा, और मई के महीने में मनाया जाता है। तो इस बार कब मनाया गया? 7 मई को। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला कब मनाया गया? तो वो 1996 में मनाया गया था सबसे पहला। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वो मोनाको में है। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मोनाको में है। और IAAF का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1912 में हुआ। और इसके अध्यक्ष कौन है अभी? तो इसके अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन कोए। ठीक है, सेबेस्टियन कोए जो है इसके क्या है? अध्यक्ष है। इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात हो रही है विश्व रेड क्रॉस दिवस की। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। 8 मई को मनाया जाता है क्या? विश्व रेड क्रॉस दिवस। अब याद रखेंगे, बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। ठीक है, अब ये रेड क्रॉस दिवस जो है किसकी याद में मनाया जाता है? जो रेड क्रॉस समिति के संस्थापक थे वो थे हेनरी डूरेंट। ठीक है, हेनरी डूरेंट की याद में मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, इनने ICRC, ठीक है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, ये स्थापित की थी। ठीक है, तो उन्हीं की याद में अपन मनाते हैं 8 मई को का विश्व रेड क्रॉस दिवस, ये मनाते हैं। पहली बार कब मनाया था? तो ये हमने मनाया था 1948 में। 1948 में सबसे पहली बार हमने रेड क्रॉस दिवस मनाया था। अब बात आती है कि रेड क्रॉस समिति की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 1863 में। 1863 में एक्चुअल में हुआ क्या था? देखिए 1859 के समय पर क्या हुआ था? एक युद्ध चल रहा था। ठीक है, और उस युद्ध में इतना ज़्यादा खून खराबा हुआ था, और वहाँ पर पहुँच गए थे कौन? हेनरी डूरेंट। ठीक है, तो हेनरी डूरेंट जब वहाँ पर पहुँचे तो उनने देखा बहुत ज़्यादा, मतलब मानवता रही नहीं, सबको ऐसे बिल्कुल काट दिया गया, खूनो खच्चर कर दिया गया। तो उनसे देखकर इनका दिल भर आया, तो इनने क्या किया कि 1863 के आसपास सबसे पहले जेनेवा कन्वेंशन बुलाया। ठीक है, मैं 2 चीज़ें आपको लिंक करवा रहा हूँ। जेनेवा कन्वेंशन बुलाया। अब ये जेनेवा कन्वेंशन क्या है? आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले अभिनंदन जी जो थे वो पाकिस्तान में गिर गए थे, है ना, पाकिस्तान में गिर गए थे, और फिर उन्हें भारत वापसी की गई थी। तो वो किसके तहत की गई थी? जेनेवा कन्वेंशन के तहत। ठीक है, तो इन्होंने ही जेनेवा कन्वेंशन को भी बुलाया था, किसने? हेनरी डूरेंट ने। ठीक है, और 1948 में ही किसने? भारत ने क्या किया? भारत और पाकिस्तान ने इसमें साइन किया। इतना याद रखेंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखें कि जेनेवा कन्वेंशन किसने बुलाया था? हेनरी डूरेंट ने। और हेनरी डूरेंट ही कौन है? रेड क्रॉस समिति के क्या? संस्थापक। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे पहला नोबल शांति पुरस्कार, जो कि नोबल प्राइज़ कब से देना चालू हुआ? 1901 से, है ना। तो सबसे पहला जो शांति का नोबल प्राप्त हुआ था वो किसे प्राप्त हुआ था? हेनरी डूरेंट को ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। अब बात आती है, और भी बार इनको क्या मिला है? शांति के लिए नोबल पुरस्कार मिला है। तो रेड क्रॉस समिति को कब कब मिला? तो 1917 में मिला, 1944 में मिला, और 1963 में नोबल प्राइज़ मिला है। और 1901 में किसे मिला था? हेनरी डूरेंट को। ठीक है, इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। और 8 मई है तो याद रखेंगे यहाँ पर विश्व
थैलेसीमिया दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है ना। थैलेसीमिया क्या है? एक रक्त की बीमारी है, ठीक है। थैलेसीमिया क्या है? एक रक्त की बीमारी है जिसमें रक्त को बार बार क्या करना पड़ता है? फिल्टर करना पड़ता है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। अगली बात करते हैं। अगली बात है बिरसा हरित ग्राम योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई? तो यह लॉन्च की गई है झारखंड सरकार द्वारा। झारखंड सरकार ने हाल ही में बिरसा रहित हरित ग्राम योजना क्या की है? लॉन्च की है। और इस योजना के तहत क्या होगा कि जो सड़क होती है, ठीक है ना, तो सड़क के दोनों तरफ जो है फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे। आप देखते हैं अभी भी कि वृक्ष लगे हुए होते हैं, हर राज्यों में आपको दिखेगा सड़कों के किनारे क्या होते हैं? वृक्ष लगे होते हैं, लेकिन फलदार नहीं होते। तो अब ये जो बिरसा हरित ग्राम योजना है, इसके तहत क्या किया जाएगा कि फलदार वृक्ष लगाए जाएंगे सड़क के किनारे। अब बात आ गई है झारखंड सरकार की। तो झारखंड की स्थापना कब हुई है? झारखंड की स्थापना हुई है 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। और इसी से 15 दिन पहले मतलब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था, किससे अलग होके? मध्य प्रदेश से अलग होके। अब बात आई है झारखंड की। तो झारखंड की राजधानी क्या हो गई? रांची। अब याद रखेंगे रांची जो है एकमात्र ऐसी जगह है जो कर्क रेखा पर स्थित है। मतलब ऐसे राज्य की राजधानी जो कि कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। किसी भी राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, लेकिन झारखंड की है, और वो क्या है? रांची। महेंद्र सिंह धोनी भी यहीं के खिलाड़ी हैं, ठीक है। अगली बात यहीं पे, सीएम कौन है? तो सीएम है इसके कौन? हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन, ठीक है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं। और गवर्नर की बात करें तो गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है यहाँ के गवर्नर है। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। अगली बात करते हैं। अगली बात है किस राज्य के केमिकल प्लांट एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में स्टाइलिन का रिसाव हुआ? अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यह जो है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है आपकी क्या? एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। हाल ही में लॉकडाउन चल रहा था, और लॉकडाउन जब फैक्ट्रीज बंद चल रही थी तो क्या हुआ कि अचानक से अभी कुछ दिन पहले ही 7 मई को क्या हुआ कि स्टाइलिन गैस का वहाँ पर रिसाव हो गया, ठीक है। वहाँ पर पावर प्लांट में क्या थी? स्टाइलिन गैस थी। अब स्टाइलिन गैस की जो विशेषता होती है वो होती है कि वह गंधहीन होती है, ठीक है ना। तो जब ये रिसाव हो रहा था तो किसी को समझ में नहीं आया, तो ये होता रहा। जब ये आसपास के गांव में पहुंच गया तो लोगों को क्या होने लगी? घुटन होने लगी, ठीक है। क्योंकि इसका जो मेन सिम्टम्स होता है वो क्या होता है कि बेचैनी, घुटन टाइप की होने लग जाती है। तो तब लोगों को समझ में आया कि यहाँ पर क्या हो रहा है? स्टाइलिन गैस का रिसाव हो रहा है। और फिर कंप्लेंट की गई और फिर इसे क्या किया गया? कुछ हद तक रोका गया। अब इसको रोकने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? तो इसको रोकने के लिए हमें पीटीबीसी का छिड़काव करना पड़ा, ठीक है। पीटीबीसी का क्या करना पड़ा? छिड़काव करना पड़ा। इससे क्या हुआ कि जो स्टाइलिन गैस थी उसका प्रभाव जो है वो क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है। ऐसा ही केस हमारा 1984 में आया था। आपको याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी जो कि मध्य प्रदेश में हुई थी, भोपाल वाली 1984 में। उधर पर क्या रिलीज़ हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। और इसके रिलीज़ होने के कारण क्या हुआ था? आज तक लोग जो है वहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं था, हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी उस समय कि हम करके इसका क्या कर सकें? रोक सकें। लेकिन स्टाइलिन का हमारे पास था तो हमने क्या कर दिया? पीटीबीसी का छिड़काव कर दिया, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इस स्टाइलिन गैस का उपयोग कहाँ पर होता है? तो इस स्टाइलिन गैस का उपयोग जो है वो रबर, प्लास्टिक, ठीक है, रबर, प्लास्टिक, फ्लोरिंग बनाने में उपयोग में आता है। क्या? आपका स्टाइलिन गैस, ठीक है। और इसको पीवीसी गैस भी बोला जाता है। किसको? स्टाइलिन गैस को। स्टाइलिन गैस को क्या बोला जाता है? पीवीसी गैस भी बोला जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। अब बात आ गई है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो गई आपकी? हैदराबाद। यहाँ की गवर्नर कौन है? तो हरिचंद्रन, ठीक है। हरिचंद्रन जी जो हैं वो यहाँ के क्या हैं? गवर्नर है। सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी, ठीक है। सीएम कौन है? जगमोहन रेड्डी। और यहाँ पे याद रखेंगे आप
कि इन्होंने CM ऐप भी लॉन्च की है, ठीक है ना। इतनी चीज़ें आप याद रखें, कहाँ से, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है, केंद्र सरकार ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 से लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम लागू करने को कहा। वह कब आया था? अभी आप जान रहे हैं कि कोविड-19 की एक महामारी चल रही है, तो इसी के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार ने बोला है कि आप क्या करें, आप महामारी रोग अधिनियम जो कि 1897 में आया था, इसे क्या कर दें, लागू कर दें। इससे क्या होगा, जैसे कि आपने अभी सुना होगा, न्यूज़ में आया था क्या कि अगर अब आप डॉक्टर्स और कोरोना योद्धा पर हमला करेंगे तो क्या होगा, आपको कम से कम 6 महीने की सज़ा और ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल की, या फिर आपको 10,000 से लेकर 50 लाख तक का जुर्माना लगेगा। ये सब चीज़ें आपने सुनी होगी। तो ये क्या हुआ है, वो इसी अधिनियम में क्या किया गया है, 22 अप्रैल 2020 को संशोधन किया। 22 अप्रैल 2020 को संशोधन किया इसी अधिनियम में, और ये बोल दिया गया कि अगर आप कोरोना योद्धा पर क्या करते हैं, हमला करते हैं, तो आप पर सजा और जुर्माना लगेगा। और ये एक्चुअल में आया कब था, तो ये जो था, ये अधिनियम आया था 1897 में। उस टाइम जब ब्रिटिशर्स का राज चल रहा था, तो उस टाइम एक बीमारी फैली थी, प्लेग, ठीक है ना। प्लेग की बीमारी फैली हुई थी, तो उस बीमारी से लड़ने के लिए 1897 में ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट लेके आया था। और क्या बोला था, क्या कि आप जो है, और यही जो अधिनियम था, ये 2015 में छत्तीसगढ़ में भी लगाया गया था, जब छत्तीसगढ़ में मलेरिया फैला था। तो इतना आप यहाँ से याद रखेंगे कि यह जो अधिनियम चला आ रहा है वो 1897 से चला आ रहा है, और अब सब राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है, ताकि कोरोना योद्धाओं की क्या हो सके, सुरक्षा हो सके। प्लस इस नियम में ही बोला गया है क्या कि 5 से ज़्यादा लोग जो हैं एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते। ऐसे तो हमारे इधर 144 लगाई जाती है, लेकिन इस महामारी के अधिनियम में भी यह चीज़ लिखी गई है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है विजयंत ऑफ अ कारगिल हीरो के लेखक कौन हैं? तो यह हाल ही में कर्नल VN थापर और नेहा द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। और यह किस पर आधारित है? तो वीर चक्र विजेता थे जो विजयंत थापर, ठीक है ना, जो वीर चक्र विजेता थे आपके, कौन, विजयंत थापर, इन पर आधारित ये पुस्तक है, ठीक है। इतना याद रखेंगे आप यहाँ से। अगली बात करते हैं। अगली बात है, द लॉन्ग मार्च 5B अंतरिक्ष रॉकेट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह हाल ही में चीन द्वारा लॉन्च किया गया है रॉकेट, ठीक है। अब बात आई है चीन की, तो चीन की राजधानी क्या हो गई? बीजिंग। चीन की राजधानी हो गई बीजिंग। यहाँ की मुद्रा हो गई क्या? रेनबिम्बी। रेनबिम्बी, या कई जगहों पर आपको युआन मिलेगी, ठीक है, युआन। और राष्ट्रपति हो गए कौन? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग, ठीक है। तो इतना याद रखेंगे आप, किससे? चाइना से। अगली बात करते, अगली है, किसके द्वारा सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान लॉन्च किया गया? तो यह अभियान जो है नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए? जैसे कि आप देख रहे हैं अभी कोरोना वायरस के चलते हमारे जो बुजुर्ग हैं या वरिष्ठ जो नागरिक हैं, वो क्या है, बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। तो उनकी देखभाल के लिए यह जो अभियान है ये चालू किया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। अब बात आई है नीति आयोग की, तो याद रखेंगे, बहुत बार पेपर में आता है नीति का फुल फॉर्म। तो नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म है, ठीक है। फिर बात आती है आपका कि इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी नरेंद्र सिंह मोदी जी द्वारा, ठीक है। फिर मुख्यालय क्या है? तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? तो वो है राजीव कुमार, ठीक है। और CEO कौन है? तो वो है कौन? अमिताभ कांत, ठीक है। अमिताभ कांत जो है इसके आपके CEO है। इतनी चीज़ें आप यहाँ से याद रखेंगे। अगली बात करते हैं,
मुख्यमंत्री योगायोग योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई? तो यह हाल ही में त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है। अब यह योजना है क्या, तो जो भी बच्चा कॉलेज के फाइनल ईयर में चल रहा है उस बच्चे को राज्य सरकार 5,000 रुपये देगी। काहे के लिए? स्मार्टफोन खरीदने के लिए। ठीक है, त्रिपुरा सरकार ने यह लॉन्च किया है कि भाई अगर कोई बच्चा कॉलेज के फाइनल ईयर में चल रहा है तो उसे 5,000 रुपये स्मार्टफोन खरीदने के लिए दिया जाएगा। अब बात आ गई है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं कौन? तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं कौन? विप्लव कुमार देव। ठीक है ना, विप्लव कुमार देव जो हैं वो कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो यहाँ के राज्यपाल जो हैं वो रमेश बैस हैं। ठीक है, रमेश बैस जो हैं वो यहाँ के क्या है? राज्यपाल है। ठीक है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। इतना याद रखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हाल ही में किसे बनाया गया है? श्रीकांत माधव वैद को। श्रीकांत माधव वैद को IOCL शॉर्ट में बोला जाता है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके क्या बना दिया गया है? चेयरमैन बना दिया गया है। इस कंपनी की जो स्थापना थी वो हुई थी 1959 में और इसका मुख्यालय जो है वो है कहाँ पर? नई दिल्ली में। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अब इसको चाहे तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 1958 में आपका DRDO और नासा बना और अगले साल आपका इंडियन ऑयल आ गया। ठीक है ना, इंडियन ऑयल आ गया। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है हमारी PNB हाउसिंग फाइनेंस ने पुनः इस्तेमाल किए जाने PPE किट के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? तो यह हाल ही में उन्होंने दिल्ली IIT के साथ समझौता किया है। अब PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब जो व्यक्ति की रक्षा के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया है कि ऐसे PPE किट बनाए जाएं जो क्या हो? सस्ते हो, टिकाऊ हो और क्या हो सके? दोबारा से उपयोग में लाए जा सकें। ऐसे PPE किट बनाने के लिए समझौता किया है। किसने? PNB हाउसिंग फाइनेंस ने। अब PNB हाउसिंग फाइनेंस की बात आई है तो इसकी स्थापना कब है? तो इसकी स्थापना 1988 में है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। इसके CEO कौन है? तो इसके CEO नीरज व्यास है। ठीक है, इसके CEO कौन है? नीरज व्यास है। इतना याद रखेंगे। अगली बात करते, अगली बात है भारत सरकार ने किस देश को 2.5 मीट्रिक टन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देने को मंजूरी दी? तो हाल ही में मेक्सिको को देने की मंजूरी की है। आप जैसा कि जानते हैं ये बहुत बार हाईलाइटेड रहा है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये एक्चुअल में मलेरिया की दवाई है, लेकिन अभी इसका उपयोग काहे में हो रहा है? कोरोना वायरस में हो रहा है इसका उपयोग। ठीक है, तो हम ऑलरेडी अमेरिका को भी बांट चुके हैं ये चीज़, और हमने रूस को भी दी है, और हमने मालदीव को भी बहुत सारी दवाइयाँ सप्लाई की, और अब जाकर हम किसको दे रहे हैं? मेक्सिको को दे रहे हैं। कितना? 2.50 मीट्रिक टन दे रहे हैं। ठीक है, अब बात आ गई है आपकी किसकी? मेक्सिको की। तो मेक्सिको की राजधानी क्या है? मेक्सिको की राजधानी है मेक्सिको सिटी। ठीक है ना, मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी। और यहाँ के मुद्रा क्या है? तो यह मुद्रा है क्या? मैक्सिकन। ठीक है, मैक्सिकन पैसो। मैक्सिकन पैसो। ठीक है, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो वो है मैनुअल लोपेज। ठीक है, मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। किससे? मेक्सिको से। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी, मैक्सिकन पैसो इसकी मुद्रा है, और राष्ट्रपति है कौन? मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। ठीक है, और हम इनको क्या कर रहे हैं? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन सप्लाई कर रहे हैं। अगली बात करते हैं। एशियाई बैंक ने किस देश को अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कोरोना प्रभाव से निपटने के लिए $500 मिलियन का ऋण दिया?
तो हाल ही में बांग्लादेश को एशियाई विकास बैंक ने क्या किया है, ऋण प्रदान किया है ताकि वह कोरोना वायरस से जो भी उनकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा उससे निपट सके। अब बात आई एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो याद रखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को भी ऋण दिया है, ठीक है ना, पाकिस्तान को भी दिया है, इतना आप याद रखेंगे। उसकी स्थापना कब हुई है, 1966 में हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में, ठीक है ना, इतना आप याद रखेंगे। फिर अगली बात करते हैं, तो अगली बात है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसके गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल को 2022 तक बढ़ा दिया। तो दिया मिर्जा जो कि पहले से ही उसकी गुडविल एम्बेसडर थी, अब उनके कार्यकाल को क्या कर दिया गया है, 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण कार्यक्रम है, इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी, जब आपका बीएसएफ का एक्ट भी आया था, याद रखेंगे, ठीक है ना। बीएसएफ का गठन हुआ 1965 में, लेकिन बीएसएफ का एक्ट कब आया था, आपका 1972 में, ठीक है। और उसी समय किसकी स्थापना हुई है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की, ठीक है। फिर बात आती है इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नायरोबी में। अब ये नायरोबी कहाँ पड़ता है, तो नायरोबी जो है वो आपका केन्या में है, ठीक है, नायरोबी जो है वो आपका केन्या में है। दूसरा क्वेश्चन आता है यहाँ के निदेशक कौन है, तो इसके निदेशक जो है वो इंगर एंडरसन है, ठीक है। इंगर एंडरसन जो है वो इसके क्या है, आपके निदेशक हैं, इतना आप याद रखेंगे। चलिए अगली बात करते हैं। WHO ने कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण का जिम्मेदार किसे बताया, तो यह बताया किसको, चमगादड़ को। WHO का कहना है कि जो कोविड-19 फैला है, जो जन्म हुआ है कोविड-19 का, वो चमगादड़ से हुआ, लेकिन कैसे फैला, कैसे आया, ये अभी उनने उसकी पुष्टि नहीं की है, पर यह बता दिया कि उत्पत्ति का कारण कौन है, चमगादड़। कई बोल रहे थे पंगोलियन है, कईयों ने बोला, अमेरिका ने जैसे बोला कि चीन ने जानबूझ के बनाया है वायरस। तो इन सब को खारिज करते हुए उनने क्या बोल दिया कि भाई इसके उत्पत्ति का कारण क्या है, चमगादड़ ही है। और आपको अगर याद हो तो लास्ट ईयर निपा वायरस फैला था हमारे भारत में, तो वो भी किसके वजह से फैला था, चमगादड़ की वजह से फैला था। और भी बहुत सारे वायरसेस फैल चुके हैं ऑलरेडी चमगादड़ की वजह से, ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है, भारतीय मौसम विभाग ने 5 मई को किस क्षेत्र का मौसम पूर्वानुमान जारी करना शुरू किया, तो ये गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद का किया है। अब ये बात थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा, जो पीओके वाला क्षेत्र है, ठीक है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है ना, वहाँ पर आप जानते हैं कि भारत जो है वो चुनाव नहीं करवा सकता, ना ही पाकिस्तान चुनाव करवा सकता है, ठीक है ना। तो कहानी ये हुई कि भाई बीच में पाकिस्तान ने ये बोला कि हम इस क्षेत्र में चुनाव कराते हैं, तो अब भारत देश ने बोला ये तुम्हारा भी नहीं हमारा भी नहीं अभी, ठीक है, वैसे तो है हमारा ही, लेकिन अभी कानूनी तौर पर नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ पर चुनाव नहीं करवाएंगे। पर क्या हो रहा है, इसको लेकर लगातार चल रही है लड़ाई चल ही रही है। लेकिन जब ये 370 हटा, तो अब क्या हो गया कि पाकिस्तान में पीओके में क्या कर दिया गया, भारत ने अपना कब्जा जमा लिया कि भाई हमारा ही है ये क्षेत्र, ठीक है। तो इसी क्षेत्र में जो 2 पार्ट में बटा हुआ है ये क्षेत्र, एक है मुजफ्फराबाद, या हम इसको बोलते हैं आज़ाद पाकिस्तान, और ये है गिलगित बाल्टिस्तान, ठीक है ना। तो जो बाल्टिस्तान और गिलगित है, इसका अब हम क्या कर रहे हैं, पूर्वानुमान बता रहे हैं कि यहाँ का मौसम कैसा रहेगा, क्या रहेगा, क्योंकि अब हम इसको क्या मान रहे हैं, भारत का हिस्सा ही मान रहे हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। अगली बात करते हैं, भारत में कोकिंग कोल के लिए किस देश के साथ समझौता किया, तो हाल ही में भारत ने रूस के साथ समझौता किया, ठीक है ना। रूस के साथ समझौता करके कोकिंग कोल मंगा रहे हैं। हमारे पास भंडारण भी बहुत है कोल का और उत्पादन भी बहुत है, पर ये जो कोकिंग कोल है ये अलग चीज़ है। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में क्या होता है, बनता है, और इसका उपयोग ज़्यादा होता है हमारे इधर मेनली स्टील इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, स्टील में ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसीलिए हम मंगा रहे हैं रूस से क्या, कोकिंग कोल। अब यहीं से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं कि कोकिंग कोल तो हो गया, भारत में भी कोयले की बहुत सारी खदानें हैं और कोयला बहुत ज़्यादा मिलता है। तो अगर मैं पूरे विश्व में भंडारण में बात करूं किसकी, कोयले की, तो पहले स्थान पर कौन है, रूसी है,
फिर कौन है तो ऑस्ट्रेलिया है, फिर कौन है चाइना, फिर इंडिया। चौथे स्थान पर कोल के भंडारण में है ना, चौथे स्थान पर है भंडारण में भारत। और पहले पर कौन है रूस, दूसरे पर ऑस्ट्रेलिया, तीसरे पर चाइना और चौथे पर आपका भारत। ठीक है। अगली इसी में अगर मैं उत्पादन में बात करूं, ठीक है, उत्पादन में कि उत्पादन में कौन है, तो उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर है चाइना, फिर है अमेरिका और फिर है इंडिया। ठीक है। तो उत्पादन में भारत तीसरे स्थान पर है और भंडारण में भारत चौथे स्थान पर है। ठीक है। और अगर हम बात करें यहीं से भारत देश के अंदर, तो सबसे ज़्यादा जो आपको कोयला मिलेगा वो मिलेगा झारखंड में। ठीक है। वहाँ पर आपका ज़्यादातर है क्या, छोटा नागपुर का पठार है ना। फिर दूसरा आपको मिलेगा उड़ीसा में, तीसरा छत्तीसगढ़ में, चौथा पश्चिम बंगाल में और पांचवा जो रहेगा वो आपका एमपी रहेगा। ये किस में है, कोयले के उत्पादन में है भारत देश में। ठीक है। तो इतना आप यहाँ से याद रखेंगे। अब बात आई है रशिया की, तो रशिया की राजधानी क्या हो गई, मॉस्को। ठीक है। और यहाँ की मुद्रा क्या होगी, रूसी रूबल। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, पुतिन, व्लादिमीर पुतिन जो है वो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अभी जो मिशुस्तिन यहाँ के प्रधानमंत्री थे उनको कोरोना वायरस हो गया, इसलिए वो पद से हट गए हैं और उनके स्थान पर दूसरे को बनाया गया है। ठीक है। तो इतना यहाँ से आप याद रखेंगे। अगली बात करते हैं, कश्मीर में बने नए आतंकी समूह का नाम क्या है, तो इसका नाम है प्रतिरोध मोर्चा। ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है अभी कश्मीर में प्रतिरोध मोर्चा। एक्चुअल में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि कश्मीर के क्षेत्र में अधिकतर जो आतंकी समूह होते हैं वो पाकिस्तान के होते हैं। ठीक है। और उनके नाम भी जो होते हैं वो इस्लामिक नाम होते हैं। ठीक है ना, इस्लाम से रिलेटेड। ठीक है। लेकिन अभी इनने जो किया है, इनने क्या किया है, भारत देश के अंदर ही कश्मीर में क्या कर दिया, प्रतिरोध मोर्चा गठित कर दिया गया है। और ये क्या है, आतंकी समूह जिसने अभी हाल ही में 5 सैनिकों को मारा था, तो उसकी जिम्मेदारी किसने ली है, प्रतिरोध मोर्चा ने ही ली है। ठीक है। इनको बहका बहका कर, ब्रेन वॉश कर कर बहुत सारी चीज़ें करके बनाया गया है। ठीक है। जैसे आज कोई भी अगर आपको कोई व्यक्ति के बारे में कुछ बोलते जा रहा तो क्या होगा कि आपकी मेंटालिटी भी वैसी हो जाएगी। तो अब इन लोग ने क्या किया है, इस्लामिक नाम ना रख के क्या किया है, एक तरीके से हिंदुज़म में नाम रखा है ताकि लोगों को क्या हो, पता न चले। ठीक है। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात यह है, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, और जितने भी पीडीएफ्स आपको चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो, और मुझे पवन अरोरा के नाम से फॉलो कर लें आप इंस्टा पे, फेसबुक पे, ताकि आपको बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट और सब चीज़ें मिलें। और आई होप आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें दोस्तों में। आगे भी आपको ऐसा ही कंटेंट मिलेगा। करंट अफेयर हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।